हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, आप सब लोगों ने स्कूल डेज में ही प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन ये चैप्टर पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, यानी इसके एप्लीकेशंस क्या है और वो कौन कौन से सिनेरियोस होंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी का यूज करना पड़ सकता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको बताएंगे। ये वीडियो लेक्चर सीरीज कुछ इस तरह प्रिपेयर किया गया है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेईई, गेट या किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जहां पर प्रोबेबिलिटी आपको यूज करना पड़ रहा है, तो ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी हमें क्यों पढ़ना चाहिए, मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। वो सारे सिनेरियो या आप कह लीजिए वो सारे इवेंट्स जिनके क्या क्या आउटपुट हो सकते हैं, मतलब उस इवेंट का रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, ये आपको पहले से पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा रिजल्ट आएगा ये नहीं पता। ऐसे सिनेरियो में हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोबेबिलिटी को। जरा इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले इस एग्जाम्पल को देखिए, कॉइन टॉस करने का। जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता रहता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है, मगर एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कहेंगे, 50% चांस है हेड आने के, 50% चांस है टेल आने के, राइट। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे। वैसे दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया था अभी व्हील, उसे देखिएगा। तो ये जो व्हील रोटेट हो रही है, अगर ये व्हील रोटेट होकर रुक जाए तो मैं आपसे पूछूं, जब ये रुकेगा तो जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है, इस पे कौन सा नंबर आके इसके साथ कोइंसाइड होगा। मतलब ये जब व्हील रुकेगा तो इस लाइन के सामने कौन सा नंबर रहेगा, क्या आप एग्जैक्टली बता सकते हैं? नहीं, लेकिन आप ये जरूर बोल सकते हैं कि 0 से लेकर 31 जो नंबर इस व्हील पे है, उसी में से कोई एक नंबर इस लाइन के सामने रहेगा, राइट। तो हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है, लाइन के सामने क्या क्या नंबर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये नहीं पता। वैसे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें डाइस रोलिंग की, तो जब हम किसी डाइस को रोल करते हैं तो डाइस के टॉप पे क्या दिखेगा ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन क्या क्या दिख सकता है ये पता है, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या आउटकम हो सकते हैं ये पता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा ये नहीं पता, ठीक है। तो मैं आपको वो सारे इवेंट्स दिखा रहा हूं जहां पे हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं पता होता, लेकिन ऑल पॉसिबल आउटकम पता होता है। तो ऐसे सिनेरियो में हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बताऊंगा, ठीक है। अब जो बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये। दोस्तों, इसे कहते हैं गाल्टन बोर्ड, ठीक है। तो ये गाल्टन बोर्ड बेसिकली क्या होता है, हम छोटे छोटे बहुत सारे बॉल्स यहाँ से छोड़ते हैं और बॉल को एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करके ये कॉलम के अंदर आना होता है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूं तो वो कौन से कॉलम में आएगा, या कैसे बता सकते हैं, तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन हमें ऑल पॉसिबल आंसर पता है कि जो भी कॉलम्स दिख रहे हैं इसी में से किसी एक कॉलम में आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ आएगा ये नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों, जब आप एक्सपेरिमेंट ये बार बार दोहराएंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको पता चलेगा ज्यादातर बॉल्स सेंटर में आते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो सेंटर में आए और बाकी जगह प्रोबेबिलिटी जाने की क्या है, कम होती जा रही है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा ये मैं आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताऊंगा। तो ये जो स्पेसिफिक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है इसका नाम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जो आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसे देखिएगा ध्यान से। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे मैं छोटे छोटे बॉल्स छोड़ रहा हूँ, वो सारे बॉल्स आकर यहाँ पर वो कॉलम में जा रहे हैं, राइट। तो बहुत सारा जब बॉल्स इसमें डालते जाऊंगा कॉलम्स में, तो आप देखेंगे सेंटर में ज्यादातर बॉल्स जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो शेप बन रहा है, ये शेप जिस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है उसका नाम है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा ही शेप क्यों बन रहा है इसका भी रीजन देखेंगे हम जब मैं आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सा बॉल किस कॉलम में जाएगा एग्जैक्टली नहीं बता सकते, लेकिन हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं वो सेंटर में जाएगा, राइट। और बाकी के कॉलम्स में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसे भी हम फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है आपको बेहतरीन समझा एक्सपेरिमेंट, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं गाल्टन बोर्ड। इसके बाद दोस्तों जो मैं दिखा रहा हूं उसे देखिएगा। मान लीजिए अब मैं आपको थोड़ा कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास ऐसी कोई मशीन है, हार्डवेयर मशीन, जिसके अंदर मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर फिट किया है जो किसी भी इमेज को लेगा, किसी भी एनिमल के इमेज को लेगा, या ऐसा मान लीजिए कि उसके पास ऐसा कैमरा है जो सामने कोई एनिमल आता है तो उसे डिटेक्ट करके बताएगा कि वो क्या है, ठीक है। तो ऐसी मशीनें कैसे बनाई जाती है, तो या दोस्तों मशीनों के अंदर हम ऐसा प्रोग्राम बिल्ड करते हैं जो सामने ले ऑब्जेक्ट को कैप्चर करके ये एनालाइज करके बताएगा कि वो क्या है। फॉर एग्जांपल, मुझे ये बताना हो कि सामने वाला चीज कैट है, डॉग है या डक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मैं पहले सॉफ्टवेयर में कुछ इनपुट फिट कर दूंगा। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ कैट के फोटो लाके उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दूंगा, और जब कोई रियल लाइफ सिनेरियो में कैट आएगा तो मशीन उसको कैप्चर करेगा और इन फोटो से मैच करेगा, क्या इन फोटो से वो कंपेयर होके इसके जैसा दिख रहा है क्या। अगर वो इसके जैसा दिख रहा है तो वो मशीन उसे कैट डिक्लेयर कर देगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे ही एल्गोरिथम काम करते हैं, इसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कहते हैं, समझ रहे हैं। वैसे दोस्तों, मैं कुछ डॉग्स के फोटो लाके उस मशीन में, उस सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट कर दूंगा, तो अगली बार जब आप कोई फोटो देंगे, अगर वो इन फोटो से मैच हो रहा है तो वो उसे डॉग डिक्लेयर कर देगा। तो जरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कैट है, तो जैसे ही मशीन इसको फोटो को लेगा, आपने देखा रहेगा आजकल के कैमरे में आप जब कैप्चर करते हैं तो अपने आप फेस डिटेक्ट कर लेता है कौन कौन से लोग ह्यूमन बींग्स है, राइट। तो वो भी ऐसे कुछ काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर
इसने डिटेक्ट किया और इसे क्या डिक्लेयर करेगा मशीन? कैट। वैसे अगर आप ग्रुप फोटो देंगे तो वो एक एक को डिटेक्ट कर रहा है और बता रहा है ये दोनों कैट है, ये डक है। बट ये काम कैसे कर रहा है? इसने ऑलरेडी जो फोटो स्टोर किए हुए हैं वो उनके साथ मैच कर रहा है और देख रहा है ये फोटो कैट के साथ ज्यादा मैच हो रहा है कि डॉग के साथ। मतलब वो हर एक चीज को मैच करेगा, इसके आई को, इसके जो ये माउथ है उसके लेंथ को, ठीक है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऑलरेडी जो मैंने डेटा दिया हुआ है उसके साथ प्रेजेंट इनपुट को कंपेयर करेगा। तो हो सकता है कि कोई डॉग कैट जैसा दिखता हो तो हो सकता है उसे वो कैट डिक्लेयर कर दे, ठीक है। तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं है क्योंकि वो भी किसके बेस पे काम कर रहा है? प्रोबेबिलिटी के बेस पे। तो अगर आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप सर्च कर सकते हैं इमेज रिकॉग्निशन एल्गोरिथम यूजिंग प्रोबेबिलिटी, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग वेदर फोरकास्ट की बात करें तो कभी भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि आज बारिश होगी कि नहीं, ठीक है। आज कितना टेम्परेचर रहेगा शाम तक। यहाँ पर भी हम किस पे बात करते हैं? प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं कि विंड का डायरेक्शन क्या है और क्लाउड का डायरेक्शन क्या है, तो आज बारिश हो सकती है कि नहीं। इसलिए कभी आप देखेंगे एग्जैक्टली प्रिडिक्शन नहीं होता वेदर का। तो यहाँ पर भी क्या काम करता है? प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों मैंने आपको वो सारे एग्जाम्पल बताए जहां पर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते लेकिन हमें पता है ऑल पॉसिबल आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो आइए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं और फिर देखते हैं प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन। फिर हम कुछ लॉज देखेंगे प्रोबेबिलिटी के, फिर हम एक्चुअल चैप्टर शुरू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सो दोस्तों आइए सबसे पहले समझते हैं सैंपल स्पेस के कांसेप्ट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी हम लोग उस सिनेरियो में यूज करते हैं जहां पर हमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता हो लेकिन एग्जैक्टली क्या आएगा वो नहीं पता। तो जब मैं बात करता हूँ ऑल पॉसिबल आउटकम्स की तो उसे जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे ही कहा जाता है सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैं सैंपल स्पेस को एकदम इजी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो उसे हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, तो इसे मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, दैट इज थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। ओके, तो इसके अंदर ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों इस सिनेरियो में जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो होगा या तो हमें 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, 6 दिखेगा, राइट। तो यही जो मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ एक्चुअली में हमें दिख रहा है डॉट। ये जो 4 डॉट दिख रहे हैं इसे मैं 4 काउंट कर रहा हूँ। तो मैथमेटिकली जब मैं लिखूंगा तो कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना। अब डॉट डॉट थोड़ी में लिखेंगे तो 1 2 3 4 ऐसा लिखना पड़ता है उनके काउंट को, ठीक है। तो यही जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल आउटकम का, इसे ही सैंपल स्पेस कहा जाता है। वैसे एक और एग्जांपल देखिए तो इन अ थ्रो ऑफ 2 कॉइंस द सैंपल स्पेस इज। तो मेरे पास अगर 2 कॉइन है उसे मैं थ्रो करूं तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? दोस्तों इस केस में सैंपल स्पेस होगा या तो आपको दोनों पे हेड दिखे, राइट, या तो आपको पहले पे हेड दिखे दूसरे पे टेल दिखे, या तो आपको पहले पे टेल दिखे दूसरे पे हेड दिखे, या तो आपको दोनों पे टेल दिखे। तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, राइट। तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस। लेकिन अब इवेंट किसे कहते हैं ये आपको समझना होगा। दोस्तों इवेंट वो चीज होगा जो मुझे डिजायर्ड है। मतलब सामने वाले को क्या चाहिए? सामने वाला बोलेगा मेरा इवेंट है कि मुझे डाइस के ऊपर इवन नंबर दिखना चाहिए। मतलब इवेंट किस पे स्पेसिफिक होगा? प्रॉब्लम स्पेसिफिक होगा। प्रॉब्लम में कहा रहेगा कंसीडर एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, ठीक है। मतलब डाइस आपने थ्रो किया, आपको इवन नंबर दिखता है। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको क्या डिजायर्ड है? इवन, यानी 2 4 6। तो आपको जो डिजायर्ड है वो हमेशा सैंपल स्पेस का ही क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। तो जो हमारा इवेंट होता है वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो आइए मैं इसे एग्जांपल के जरिए आपको बताता हूं। तो मुझे लगा आपको बेहतरीन समझा व्हाट इज इवेंट। इवेंट मतलब जो भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपको सिनेरियो दिया रहेगा वो सिनेरियो का जो आउटकम रहेगा वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट रहेगा जिसे हम इवेंट कहते हैं। तो इवेंट दोस्तों क्या होगा? इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इसे एग्जांपल के जरिए समझाता पूरी तरह समझ जाएगा। कंसीडर एन इवेंट, दिस इज इवेंट, ओके। कंसीडर एन इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन रैंडम थ्रो ऑफ अ डाइस। यानी आपने एक डाइस को थ्रो किया तो आपको ऑल पॉसिबल आउटकम पता है क्या क्या होगा, लेकिन हम इवेंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं? अभी इवेंट हमेशा प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है। प्रॉब्लम डिफाइन करेगा कि हमें क्या आउटपुट डिजायर्ड चाहिए, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हमें जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए उसे मैं सेट ए से रिप्रेजेंट करता हूं और वो क्या क्या होगा? 2 4 6, बिकॉज 2 4 6 क्या है? इवन है, राइट। तो दोस्तों ये 2 4 6 सैंपल स्पेस का ही तो सबसेट है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर से उसी का सबसेट ये है। तो इसलिए इवेंट जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर सेकंड एग्जांपल देखिए, एन इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इन अ थ्रो ऑफ 2 कॉइंस। यानी अगर मेरे पास 2 कॉइन है उसको मैं थ्रो करता हूं तो मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं जिसमें मुझे एटलीस्ट 1 हेड मिलता है, ठीक है। तो इस इवेंट में दोस्तों आउटकम में क्या क्या आएगा? या तो दोनों पे हेड, राइट, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड। तो ये जो ऑल पॉसिबल आपको यहाँ पर आउटकम्स दिख रहे हैं ये इस इवेंट के लिए है।
जो सबसेट है सैंपल स्पेस का, सैंपल स्पेस में टोटल कितने थे, 4 पॉसिबिलिटी थी, उसमें से ये 3 ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 1 टाइम क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। अब आप समझे इवेंट किसे कहते हैं, तो इवेंट हमेशा प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है। प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि जो इवेंट है उसके आउटपुट ये चाहिए, वो जो आउटपुट चाहिए ना वो हमेशा सैंपल स्पेस का ही सबसेट हो सकता है या तो पूरा सैंपल स्पेस ही होगा। ठीक है, मैं प्रॉब्लम जब सॉल्व करूंगा तो इसे और बेहतरीन बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं से कोई पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इन रैंडम थ्रो ऑफ 2 कॉइन्स, तो इसका आंसर क्या होगा कि मुझे जो आंसर चाहिए उसमें टोटल कितने आउटपुट पॉसिबल है, 3। तो ये जो दोस्तों आपको एक एक आउटपुट दिख रहे हैं ना, इसका टेक्निकल नाम है, इसका नाम है सैंपल पॉइंट। हमेशा याद रखिएगा, आपको जो भी सैंपल स्पेस में एक एक पॉइंट दिख रहा है ना यहाँ पर इवेंट में या सैंपल स्पेस में, जो एक एक आउटपुट होता है उसका नाम होता है सैंपल पॉइंट। तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट से ए इज इक्वल टू उस इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट है। जैसे यहाँ पर कितने सैंपल पॉइंट है, 3, और पूरे सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट था, आपने देखा था जब मैं 2 कॉइन थ्रो कर रहा था इसके पहले मैंने बताया टोटल सैंपल पॉइंट्स थे 4, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 4, उसमें से मुझे कितना डिजायर चाहिए, 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, मतलब मुझे क्या चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल क्या पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा डेफिनेशन ऑफ इवेंट, और प्रोबेबिलिटी का भी मैंने आपको सिंपल सा डेफिनेशन बताया। तो अगर मैं बेसिक टर्म में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करूं, दोस्तों प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड है। हाँ, फॉर्मूले जो है वो कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, जो हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे, पहले हम बेसिक सीखेंगे। सो अगर कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो उसका सिंपल आंसर क्या होगा, इफ अ सैंपल स्पेस S हैज n पॉइंट्स, मतलब उसके अंदर n सैंपल पॉइंट्स है, एंड इवेंट A हैज m पॉइंट्स, मतलब जो इवेंट है उसके अंदर m सैंपल पॉइंट्स है, देन द रेशियो m/n, मतलब मेरे इवेंट में कितने पॉइंट्स आउटकम है डिवाइड बाय टोटल सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड डिनोटेड बाय P ऑफ A। मतलब इसका अगर सिंपल सा फॉर्मूला बनाया जाए, दोस्तों यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा बॉक्स जो रेक्टेंगल में दिख रहा है स्क्वायर बोल लीजिए, ये सैंपल स्पेस है, जस्ट वेट, ये सैंपल स्पेस है, और उसके अंदर ये जो गोला दिखाया है ये मेरा इवेंट है। ठीक है, तो जो मेरा इवेंट है उसके अंदर m सैंपल पॉइंट्स है और टोटल सैंपल स्पेस में n सैंपल पॉइंट्स है। तो ऐसे केस में जो रेशियो रहेगा, कौन सा रेशियो, m/n का ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इसको दोस्तों हम लोग कुछ और डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। तो इस वीडियो में इतना है जिसमें मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्यों यूज करना चाहिए, और सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट हमेशा प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उस इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट्स है और टोटल सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट है, दोनों का रेशियो, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन आर इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन गिवन सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये है दोस्तों बेसिक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन जो आपको याद रखना है, क्योंकि इसी का यूज करके हम बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स जो डेरिवेशन है वो भी डिराइव करेंगे। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लॉस, फिर धीरे धीरे चैप्टर को हम इजी से लेकर टफ से टफ प्रॉब्लम की तरफ लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि टफ से टफ प्रॉब्लम भी इजी वे से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।